पिछले चैप्टर लेक्चर में हमने लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद मैंने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की बात किया, जिसमें आरबीआई का रोल, उन्होंने क्या रिफॉर्म इसमें किया फाइनेंशियल सेक्टर में गवर्नमेंट ने, तो चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई, जो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर हो गया। दूसरा, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक, इसके रिफॉर्म होने से में क्या हुआ कि प्राइवेट बैंकों का भी यहाँ पे आगमन हो गया, नए प्राइवेट बैंक सब आने लगे। तीसरा चेंजेस क्या आया, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब फॉरेनर भी अपने चीजों को इन्वेस्ट करने लगे, जिसमें हमने एफडीआई और एफआईआई की बात की थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसको हम म्यूचुअल फंड और मर्चेंट ऑफ बैंकर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस रिफॉर्म्स का ये परिणाम हुआ कि ये सारी चीजें चेंजेस हुए, जिसके वजह से हमारी इकोनॉमिक्स की ग्रोथ होने के चांसेस हुए। चौथा, अगर हम लिखें ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस, अब थोड़ी सी आसान प्रक्रिया हो गई कि अगर किसी भी बैंक को अपनी ब्रांच अगर खोलनी है तो उसे कुछ नियमों का पालन करते हुए वो खुद से अपने ब्रांच को खोल सकता है, उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेने की आरबीआई से जरूरत नहीं है। तो इस तरह की जो रिलैक्सेशन मिले, यही लिबरलाइजेशन है फाइनेंशियल सेक्टर में। इसी को हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने, जहां बैंक का रोल होता था कि हर चीज बैंक से पूछ के करना पड़ता था, बैंक का पूरा इसमें नियंत्रण होता था, तो ये 4 पॉइंट जो मैं फाइनेंशियल सेक्टर की बात करेंगे तो ये चीजें रिफॉर्म के होने से चेंजेस आए। आरबीआई का रोल जहां बहुत शक्ति था, आरबीआई ने अपने को वहां रेगुलेटर से फैसिलिटेटर में कन्वर्ट कर लिया। प्राइवेट बैंकों का जहां पे रिस्ट्रिक्शन था कि प्राइवेट बैंक नहीं हो सकती है, केवल गवर्नमेंट बैंक ही होंगी, तो प्राइवेट बैंक का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया। तीसरा, कि आप फॉरेनर, जब पहले रिस्ट्रिक्शन था कि फॉरेनर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, तो वहां भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला कि 50% फॉरेनर अपने इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट रूप में और इनडायरेक्ट रूप में। डायरेक्ट रूप में जैसे एफडीआई हो गया, और इनडायरेक्ट रूप में आपके जैसे शेयर है, बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड है, बैंकर्स हैं, तो इसको हम एफआईआई कहते हैं। तो ये चेंजेस आया। और चौथा जो है, जो एक्सपेंशन प्रोसेस था, अपने बैंक को कोई और आगे बढ़ाना है, नई ब्रांच खोलना है, तो उसकी प्रक्रिया में भी थोड़ा आसान ला दिया गया कि अब आपको कुछ रिक्वायरमेट को पूरा करके अगर कोई बैंक अपने नई ब्रांच खोलना चाहता है, तो बिना प्रायर अप्रूवल के वो आरबीआई से बिना प्रायर अप्रूवल लिए हुए वो अपनी नई ब्रांच को लॉन्च कर सकता है। तो ये चेंजेस आपके इस रिफॉर्म्स में थे, आपके फाइनेंशियल सेक्टर में। कल मैंने फिर टैक्स रिफॉर्म की भी बात की थी, इसको मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं कि टैक्स रिफॉर्म में क्या होता है। टैक्स क्या होता है, पहले इसको आप जानिए। देखिए, गवर्नमेंट जब कोई चीज किसी चीज, उसके पास पैसा इनकमिंग कैसे आएगा, और वो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के रूप में पैसा आता है, तो ये टैक्स ही एक मोड है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, और गवर्नमेंट उस पैसे को सोशल वेलफेयर पे खर्च करती है। तो यहाँ पे टैक्स का मतलब यही हुआ कि टैक्स रिफॉर्म इन गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। और जब इस तरह की प्रक्रिया करती है, तो उसके लिए जब सोशल वेलफेयर करेगी तो अपने एक्सपेंडिचर के लिए वो पॉलिसी बनाती है। तो सरकार जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है और जो सोशल वेलफेयर पे खर्च करती है, इसके लिए जो नीति बनाती है, जो पॉलिसी बनाती है, उसी को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। देखिए, फिर से पढ़िए। टैक्स रिफॉर्म रेफर टू रिफॉर्म इन गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, कि पब्लिक में हम, सोशल में हम क्या खर्च करेंगे, विच आर नोन एज फिस्कल पॉलिसी। इसी के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं सरकार द्वारा, अपने टैक्स, गवर्नमेंट जो अपने एक्सपेंडिचर के बारे में जो पॉलिसीज बनाती है, उसी को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अब ये मेजर टैक्स रिफॉर्म्स, क्या चेंजेस आए इस रिफॉर्म में, इस टैक्स के एरिया में? तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, रिडक्शन इन टैक्सेस। जो टैक्स में जो नियम थे, उस टैक्स के नियमों में कुछ उसने बदलाव लाया, रिडक्शन किया। सिंस 1991 देयर हैज बीन ए कंटिन्यूअस रिडक्शन इन इनकम टैक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स एज हाई टैक्स रेट वेयर एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ए टैक्स इवेजन। इसको ध्यान से समझिएगा। जब 1991 में जब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी, तो उसके बाद से क्या हुआ कि गवर्नमेंट लगातार चीजों को टैक्स पे वो कमियां लाई, मतलब उन्होंने रिड्यूस किया। अब यहां पे देखिए, जैसे एक टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब जैसे मान लीजिए, जिसमें हम इनकम टैक्स की बात करें और कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, ये दो टैक्स जो होते हैं,
ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनकम टैक्स तो इंडिविजुअल, हमारी जितनी इनकम है सरकार हमसे उस पर टैक्स ले लेगी। लेकिन कोई कंपनी, कोई रिच पर्सन या कोई उद्योगपति अगर अपने बिजनेस को लॉन्च किया है तो गवर्नमेंट उससे भी टैक्स लेती है, जिसको हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। ये बात पहले समझ लीजिए कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। तो जैसे गवर्नमेंट इस टैक्स को लेगी तो इस पे क्या करेगी, उसने कह दिया कि हम इस पे 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट बना रहा है, अगर कोई कंपनी बना रही है तो सरकार कह रही है इस पे आपको 50 रुपीज आपको इस पे टैक्स देना। अब आदमी 100 रुपए की चीज पे 50 रुपए उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़े तो क्या करेगा, वो अपनी इनकम को छिपाएगा, उसके लिए चोरी करेगा वो। तो इस चीज के वजह से भी प्रॉब्लम आई, जिसको तो इसी को जो टैक्स इवेजन कहते हैं, टैक्स की चोरी करना। तो जब व्यक्ति टैक्स की चोरी करेगा तो फिर सरकार के पास कहां से पैसा आएगा। तो इसका देखा कि इसमें अगर हम थोड़ी सी रिलैक्सेशन कर दें तो हमारे पास टैक्स के रूप में, रेवेन्यू के रूप में पैसा आएगा गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब हम 50%, उन्होंने कहा कि हम आपको टैक्स में रिड्यूस कर देंगे। तो कुछ लोगों का तो जमीन जगेगा, हर आदमी तो नहीं करेगा, लेकिन अगर 50 से अगर 30 हो जाए या 20 हो जाए तो कहीं ना कहीं कुछ लोग तो कहेंगे चलो भाई 50 से जगह सरकार ने हमारे लिए इतनी सहूलियत दी है तो हमको 20%, 30% हमें या 30 रुपया हमें टैक्स देना चाहिए। तो इससे सरकार के पास रेवेन्यू आएगा और ये टैक्स की चोरी एकदम खत्म तो नहीं हुई लेकिन कम तो हो जाएगी। तो इसी को कह रहा है कि इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स एज हाई टैक्स। जैसे अभी देखिए इनकम टैक्स का भी क्या है, आपका एक क्राइटेरिया है। अब तो नया स्कीम आया कि 12 लाख तक कोई टैक्स आपका नहीं कटेगा, 12,70,000 ऐसा कुछ इनकम अमाउंट है। इसके बाद अगर आपको हो तो आपको टैक्स भी पे करना ही पड़ेगा। पहले शायद 7 लाख रुपीस थे। तो ये चीजें गवर्नमेंट ने जब इस तरह का रिलैक्सेशन दिया तो लोगों ने अपने टैक्स को क्लियर करने लगे और सरकार के पास रेवेन्यू आने लगा। और जब रेवेन्यू आएगा तो सरकार उस पर सोशल वेलफेयर अपने पे खर्च करेगी। तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, हाई टैक्स रेट, ये दोनों पे चीजें बहुत हाई टैक्स थी। तो इस चीज को, इसके वजह से चोरियां ज्यादा होती थी तो सरकार ने इस पे रिडक्शन किया, इसीलिए इसको कहा गया है रिडक्शन इन टैक्स। सरकार ने अपने टैक्स में रिड्यूस किया, रिडक्शन किया, जिसके वजह से ये रिफॉर्म आया टैक्स में। पहला चेंज। दूसरा हमने कहा कि इनडायरेक्ट टैक्स, तो दो ही तरह का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स हो गया आपका इनकम टैक्स और दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स जो इंडिविजुअली लगता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो गुड और सर्विसेज पे लगता है, जैसे आपका वैट है, एक्साइज ड्यूटी है, इस तरह के जो टैक्स, सेल्स टैक्स है, ये सारे टैक्स जो हैं आपको इनडायरेक्ट रूप में आपसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, डायरेक्टली आपसे नहीं। जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने कल समझाया था कि मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल लेट आ रहा, तो पहले दिन हमने वार्न किया कि आप स्कूल लेट क्यों आ रहे हैं, कल से टाइम से आना। दूसरे दिन वो फिर लेट आ रहा, तीसरे दिन वार्न करने के बाद भी फिर आ रहा, फिर हमने उसको अंत में कहा कि अगर तुम अब लेट आएगे तो तुम्हें हमें 500 रुपया तुमसे फाइन लूंगा या 100 रुपये में तुमसे फाइन लूंगा। इतना कहने के बाद भी अगले दिन वो लेट आता है तो हम उससे 100 रुपीज फाइन के रूप में जमा कर लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फाइन जमा किसने किया, उस बच्चे ने किया, लेकिन वो पैसा बर्डन किस पे गया, उनके पेरेंट पे गया। तो इनडायरेक्ट रूप से बर्डन किस पे गया, तो यही इनडायरेक्ट के रूप में हम बात करेंगे। तो यही चीज कह रहा है कि जैसे वैट क्या था, वैट था, सेल्स था, ये कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। पता चला कि हर स्टेट अलग अलग रूप में टैक्स ले रहा, तो इसको बाद में आगे आप पढ़ेंगे। इसी को आगे एक टैक्स कर दिया गया था जीएसटी, जिसके नाम से आता है कि वन नेशन वन टैक्स। ये एक स्लोगन गवर्नमेंट ने बनाया कि जब देश एक है तो डिफरेंट टाइप का टैक्स क्यों है। तो ये सारे टैक्स को हटा के जीएसटी बना दिए, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक, अब आप डायरेक्ट में आपने ये देख लिया कि डायरेक्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स में रिलैक्सेशन कर दिया कि अब आपको 100 रुपए पे 50 नहीं देना, आपको 30 रुपया ही देना है। तो इससे उनकी रेवेन्यू इकट्ठा हो गई, जिसके वजह से उनको अपना खर्च करने में, सोशल वेलफेयर करने में उनको आसान हुआ। ये रिफॉर्म एक हुआ। और इनडायरेक्ट में क्या हुआ, वही सरकार ने क्या बनाया कि जो अलग अलग टैक्स, हर राज्य अलग अलग टैक्स के रूप में लेता था, वैट है या सेल्स टैक्स है, यूपी में कोई और टैक्स लग रहा है गवर्नमेंट दूसरे स्टेट में, तो इससे उसमें क्या दिक्कतें आती थी कि मान लीजिए कोई गुड्स जो है अगर यूपी में कोई उसका टैक्स 12% लग रहा है और वो पंजाब में वहां पे अगर उसका 10% लग रहा है, बॉर्डर उसका अगर है, या बिहार और यूपी में बॉर्डर है, तो यूपी में अगर 12% और बिहार में अगर 10% टैक्स लग रहा है, तो लोग अपने उस स्टेट में चले जाते हैं सामान को खरीदने के लिए। तो इससे क्या होगा कि एक जबरदस्ती की परेशानियां और प्रॉब्लम, तो ये सब चीजों को करने के लिए फिर चोरियां होंगी। तो सरकार ने कहा कि नहीं, वन नेशन वन टैक्स,
एक देश है तो टैक्स भी एक ही होगा, जिसको उन्होंने सर्विस और गुड्स पे जीएसटी के नाम से बनाया। तो ये आपको रिफॉर्म अगर आपसे पूछे कि अगर टैक्स के रूप में क्या लिबरलाइजेशन में टैक्स में क्या रिफॉर्म आया, तो पहला रिफॉर्म आपका आ गया रिडक्शन इन टैक्सेस, दूसरा आ गया जिसमें आप डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, और दूसरा आ गया रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्स। ये दो बात समझ में आई। और तीसरा उन्होंने चेंजेस लाया सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। इस प्रक्रिया को करने के लिए उन्होंने बिल्कुल सिंप्लिसिटी लाया। इन ऑर्डर टू इनकरेज बेटर कंप्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ द पेयर मेनी प्रोसीजर्स हैव बीन सिंप्लीफाइड। इस चीज को करने के लिए, ताकि अब आप देखिए किसी को टैक्स पे करना है तो क्या लंबी लाइन बनानी पड़ती है, अब तो सीधे सीधे ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। हमारा अपने इनकम टैक्स को भरना है तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर लेते हैं, सारा चीज पेमेंट भी है, फॉर्म भी है, सब कुछ है। तो ये इसको इतना आसान बना दिया कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो ये एक रिफॉर्म, तो आप तीन ही चीज दिखेंगे इसमें, है कि रिडक्शन इन टैक्स रिफॉर्म, दूसरा आपका हो गया इसमें रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, और तीसरा आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। तो ये तीन अगर आपको आ जाए कि लिबरलाइजेशन में टैक्स के क्षेत्र में सेक्टर में क्या परिवर्तन लाया गया इस रिफॉर्म के आने से, तो ये तीन चीज आप लिखेंगे। इसके बाद आता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन चैप्टर आप एक पढ़ेंगे, आप जब मैक्रो पढ़ेंगे तो उसमें आपको फॉरेन एक्सचेंज एक चैप्टर ही है, तो इसमें हम इसको आगे और पढ़ेंगे उस चैप्टर में। लेकिन पहले आप समझिए कि डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज क्या होता है। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, जैसे आप एग्जांपल के रूप में समझिए कि कोई चीज आपने आज 1 रुपया, एक पेन 10 रुपया में खरीदा, ठीक है, लेकिन कल आप मार्केट में गए तो ये ही एक पेन का दाम 200 रुपया हो गया, दाम बढ़ गया। तो ये दाम बढ़ने से आपका क्या हो गया, आपकी परचेसिंग पावर कम हो गई। जहां आप एक पेन 10 रुपया में खरीदते थे, तो अगर आपके पास आपकी मम्मी ने या आपके पापा ने 2000 रुपया दिया, तो आप कितना पेन खरीद पाएंगे, 200 पेन खरीद पाएंगे। लेकिन अगर आप अगले दिन गए, रेट बढ़ गया, एक पेन 200 रुपए का मिल रहा, तो आप 2000 में कितने पेन खरीद पाएंगे, टोटल 10 पेन खरीद पाएंगे। तो इससे क्या शो हो रहा कि हमारी जो पहले जो हमारी परचेसिंग पावर थी कि एक पेन 10 रुपए का था, तो हम 2000 में 200 पेन खरीद पा रहे थे। लेकिन दाम बढ़ने से ये क्या हुआ कि हमको अब एक पेन 200 रुपए का मिल रहा, तो हमको 2000 में 10 ही पेन है, यानी कि मेरी परचेसिंग पावर कम हो गई। अब इसी को अगर हम पेन हटा दें यहाँ पे, इसके जगह पे हम डॉलर कर दें, क्योंकि आप यहाँ पे टैक्स पढ़ रहे हैं, मनी की बात हो रही है, तो डॉलर अगर मान लीजिए $1 10 रुपए के बराबर है था, और अब वो $1 200 रुपए के बराबर हो जाए, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारी मतलब परचेसिंग पावर ये जानबूझ के डिवैल्यूएट किया गया। उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके वित्त मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने अपनी मनी की वैल्यू को डिवैल्यूएट किया कि अब इसके बढ़ने से, यानी कि अपनी मनी की वैल्यू जो कम कर दिया गया, अब जो है $1 जो है 200 के बराबर हो गया। इससे परचेसिंग पावर किसकी बढ़ जाएगी, फॉरेनर के। अगर आप पर्सपेक्टिव में देखें तो फॉरेनर की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। अब वो 200 रुपया, अब हमारे यहाँ इंडिया में क्या होगा, हमारी चीजों की वो दाम सस्ते हो जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट का दाम सस्ता हो जाएगा, और जब सस्ता हो जाएगा तो ये फॉरेनर क्या हुआ, ज्यादा खरीद पाएगा। यहाँ पे पहले वो एक ही वस्तु खरीद पाता था, अब ये 200 रुपया, $1 200 के बराबर हुआ, तो अब उसके पास यहाँ पे चीजें आसान हो जाएगी, सस्ती, हमको हमारे यहाँ से सस्ती चीजें ले जाके वो खरीद पाएगा, तो उसकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, हमारी परचेसिंग पावर घट जाएगी। इसलिए घट जाएगी कि जब हमारी परचेसिंग पावर घटेगी तो हमारी चीजों का एक्सपोर्ट होगा, और हम इंपोर्ट, जब वो पैसा हमारे आएगा तो हमारी क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ेंगे आगे कि हमारी जब बैलेंस ऑफ पेमेंट इनकमिंग हमारी कम है, आउटगोइंग ज्यादा है, तो क्या होगा, हम डेफिसिट में होंगे। हमारी जब हमारी इनकमिंग ज्यादा होगी, आउटगोइंग कम है, तब हम प्लस में रहेंगे ना। लेकिन हमारी ज्यादा रहा, आ कम रहा, तो इस स्थिति में बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ बीओपी जो है, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते थे, बोरो करते थे। तो यहाँ पे उस चीज को मेंटेन, अब हमारा क्या होगा कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, चीजें सस्ती हो गई उसको मेंटेन करने के लिए, और फॉरेनर अपना यहाँ पे, तो फॉरेन का पैसा मेरे पास आएगा, तो हम उस चीज को बैलेंस कर पाएंगे। तो ये आप देखिए, तो परचेसिंग पावर रिड्यूस, डिवैल्यूएशन रिफर्स टू डेलिबरेट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये जानबूझ के किया गया कि हम अपनी करेंसी को रिड्यूस करेंगे, यानी कि उसकी वैल्यू को घटाएंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ इंपोर्ट होगी, पैसा आएगा, और आएगा तो बैलेंस ऑन पेमेंट प्रॉपर बन पाएगा। तो देखिए
फिर से लाइन पढ़िए, डिवैल्यूएशन रिफर्स टू डेलिबरेट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी टू ओवरकम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था कि हमारी आउटगोइंग इनकमिंग कम हो रहा, आउटगोइंग ज्यादा हो रहा, तो हम माइनस में थे, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए ये डिवैल्यूएट की गई हमारी डोमेस्टिक करेंसी को। द रुपीज वॉज डिवैल्यूएट एंड इट रिजल्टेड, इसको डिवैल्यूएट किया गया, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इससे बढ़ा क्योंकि चीजें सस्ती हो गई, और डिक्रीज इन इंपोर्ट, इंपोर्ट घटा क्योंकि अब हम जब चीजें हम खुद बना रहे हैं और वो फॉरेनर हमसे खरीद के ले जा रहे हैं, तो हमारा क्या हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ा और इंपोर्ट हमने कम किया। तो इस वजह से इस करेंसी में अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया गया इस इकोनॉमिक रिफॉर्म में। क्लियर। दूसरा जो है फॉरेन एक्सचेंज में मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। आपने पिछला पढ़ा था स्टोरी इसमें कि पहले क्या कहता था, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन था, क्योंकि लिबरलाइजेशन का मतलब हो रहा है कि अपने रिस्ट्रिक्शन को हटा देना, तो गवर्नमेंट ने अपने रिस्ट्रिक्शन हटा दिए। अब उन्होंने क्या कर दिया, जो रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कोई प्रोडक्ट अगर बनेगा तो उसकी कीमत का डिसीजन, उसका प्राइस का डिटर्मिनेशन जो है वो गवर्नमेंट करती थी। अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अब हम आपको इस पे फ्रीडम दे दिया, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब उन्होंने कहा कि अब मार्केट के फोर्स पे ही आप अपने प्राइस को डिसाइड करेंगे। तो द गवर्नमेंट अलाउड रुपीज वैल्यू टू बी फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल। उन्होंने अपने तरफ से नियंत्रण हटा दिया, अब आप स्वतंत्र हो। आप मार्केट में होता कौन है, मार्केट में दो ही लोग होते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो बायर और सेलर ही, और कैसे हम उस प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं, तो बायर और सेलर का क्या होता है, बायर जो होता है वो अपनी डिमांड करता है और सेलर जो है सप्लाई करता है, और यही दो लोग जब मार्केट में मिलते हैं और जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे इक्विलिब्रियम प्राइस का निर्माण होता है, वहीं पे प्राइस बनता है। तो उन्होंने कह दिया कि अब आप प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, हम आपको छूट देते हैं, अब अपने मार्केट की वैल्यू के अकॉर्डिंग, मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपनी प्राइस को डिसाइड करेंगे। तो अब सरकार ने यहाँ पे ये तो बात की, तब यहाँ चूंकि फॉरेन एक्सचेंज बात कर रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट, अब पता चला कि गवर्नमेंट हर दिन डॉलर का, कि $1 कितने रुपीस का है, आज इतना है, कल इतना है, परसों इतना है। तो अब ये गवर्नमेंट कहे कि हम कितने दिन सब देखेंगे कि हर दिन हम डॉलर पे ही नियंत्रण मतलब हम निगरानी करते रहे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब ये मार्केट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि मार्केट में क्या डिमांड है, क्या सप्लाई, उसी के अकॉर्डिंग डॉलर होगा, वो उस पर ही डिपेंड करता है। तो ये दूसरा जो हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में रिफॉर्म में, तो मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, ये दो चीजें हुआ आपके फॉरेन एक्सचेंज में। तो अब आपका यहाँ पे लिबरलाइजेशन में क्या क्या पढ़ लिया आपने, पहला पढ़ लिया आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर, दूसरा पढ़ लिया अपना फाइनेंशियल सेक्टर, तीसरा आपने पढ़ लिया टैक्स रिफॉर्म, चौथा आपने पढ़ लिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चौथा आपने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, और पांचवा आप पढ़ेंगे आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। ये तो आपने पिछला ही पढ़ा था कि व्यापार, कहीं गवर्नमेंट ने क्या नियंत्रण किया था कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, ताकि हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, इंपोर्ट को उन्होंने क्या किया, रिप्लेस किया, कि अब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ज्यादा हम वो करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो इन्होंने यहां पे बनाया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। द रिफॉर्म्स इन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वेयर इनिशिएटेड। क्या इन्होंने पहला किया, क्या चेंजेस लाया ट्रेड में, टू इंक्रीज इंटरनेशनल कंपटीशन। जब हम ये सारे नियंत्रण गवर्नमेंट ने हटा दिया कि नहीं, अब इंपोर्ट पे कोई रोक नहीं है, तो इससे क्या हुआ कि जब हम, मान लीजिए कि आप क्लास में कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप इसमें 4-5 बच्चे हैं, 10 बच्चों में आप टॉप कर रहे हैं, तो आप तो इससे तो आपकी ग्रोथ होगी नहीं, आप बाहर की दुनिया के बारे में जान नहीं रहे। आपका कंपटीशन जब दूसरे स्कूल के साथ होगा तब पता चलेगा ना कि हम कहां स्टैंड करते हैं। तो टू इंक्रीज इंटरनेशनल कंपटीशन, जब हमने अपने चीजों को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जब वो नियंत्रण, वो जो रिस्ट्रिक्शन था, जब गवर्नमेंट ने हटा दिया, इस रिफॉर्म को लाके टैक्स में, इसमें क्या कहते हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में, तो गवर्नमेंट क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कंपटीशन हमारा बढ़ गया, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने को स्टैंड कर पा रहे हैं, इससे ये चीजें बढ़ गई। दूसरा, टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी। पहले क्या था, रिस्ट्रिक्शन था, आपको पहले मना था, कोई किसी आप बाहरी कंपनी को इन्वेस्ट करने देते थे पहले, यानी ये रिस्ट्रिक्शन था गवर्नमेंट की तरफ से कि ना कोई यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, ना कोई अपनी टेक्नोलॉजी लगा सकता है। तो ये भी नियंत्रण, ये भी जो रिस्ट्रिक्शन था इस रिफॉर्म में हटा दिया गया, इस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में। तो टू प्रमोट फॉरेन, इससे क्या हुआ, इसको बनाने से फॉरेनर को अपना इन्वेस्टमेंट करने लगे, और नई टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ आके लगने लगी हमारी इकोनॉमिक में। तो ये एक परिवर्तन आया।
तीसरा, टू प्रोमोट इफिशियंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। अब क्या था कि अब इस रिस्ट्रिक्शन के हटाने से क्या हुआ, लोकल इंडस्ट्रीज को भी प्रमोशन मिला और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम स्वीकार कर पाए, हमारे यहां अडॉप्ट किया गया। तो ये एक चेंजेस आया। और सब ये तीन चीज तो पॉइंट आपके हो गए इसमें कि पहला, टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए हम लोगों ने फॉरेनर को अब इन्वेस्ट करने के लिए परमिशन दे दिया, अलाउ हो गया। और दूसरा, टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करने की, हमें नई नई टेक्नोलॉजी, अब हमको कोई मशीन मंगानी है तो हमें इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा, और छोटी इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट किया। तो ये तीन चीजें इसमें चेंजेस हुआ। और अगर मेन बात करें कि द इंपॉर्टेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो रिफॉर्म थी, उन्होंने क्या किया, पहले क्या था कि ये भी रिस्ट्रिक्शन था कि क्या कितने सामान आप मंगा सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी डिसाइड था कि आप कितने सामान आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो रिमूवल ऑफ, ये देखिए, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिया, मतलब हटा दिया गया। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बाहर से सामान लाने पर जो रिमूव कर दिया गया कि बाहर से सामान मंगाने पे, मतलब उसमें से क्वांटिटी अब हटा दिया कि आप जितना चाहें सामान उतना मंगा सकते हैं। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज वेयर, और क्या, और दूसरा क्या किया, एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता था वो फ्री कर दिया गया कि अब कोई भी इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्री में अगर कोई चीज हमारी एक्सपोर्ट होती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना है, पहले टैक्स पे करना पड़ता था। तो यहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी वेयर रिमूव टू इंक्रीज इंटरनेशनल कंपटीशन ऑफ इंडियन गुड। उन्होंने इसीलिए हटाया ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारा व्यापार और आगे बढ़े, इंडियन गुड्स का बाहर जाके बिके, यहां पे अब टैक्स नहीं देना। तो जब आपकी टैक्स फ्री कर दिया गया तो क्या होगा कि हमारा क्या होगा, हमारी इंक्रीज हो जाएगी, हमारा एक्सपोर्ट, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब हमको टैक्स नहीं देना है। तो ये चीजों को रिमूव कर दिया गया। अब लेकिन इंपोर्ट पे रिमूवल और रिडक्शन में अंतर है। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज जो है ये रिड्यूस किया गया, रिडक्ट का मतलब कम किया गया, और रिमूवल का मतलब पूरा समाप्त कर दिया गया। ये दोनों चीज में दो डिफरेंस है। रिमूवल का मतलब एक्सपोर्ट पे आप कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन रिडक्शन इंपोर्ट जो वहां से सामान आएगा उस पर कम कर दिया गया, बिल्कुल तरह से खत्म नहीं किया गया। इंपोर्ट ड्यूटीज वे आर रिड्यूस्ड व्हिच enabled local industries to buy raw material from foreign countries at much cheaper rate। जो हम रॉ मटेरियल के रूप में हम दूसरे कंट्री से हम इंपोर्ट करते थे, उस चीज को उन्होंने कम कर दिया सस्ते दामों पे, वो टैक्स को कम कर दिया। जो हम सस्ते दामों की वजह से हम इंपोर्ट करते थे कोई चीज, तो उस पे उन्होंने इंपोर्ट पे कुछ टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया, पूरी तरह से खत्म नहीं किया, लेकिन एक्सपोर्ट पे पूरी तरह से उन्होंने रिमूव कर दिया गया। और ये क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आप झटके में होगा कि रिड्यूस और रिडक्शन एक ही है, रिमूवल और रिडक्शन एक ही नहीं है। रिमूवल होता है कि पूरी तरह से समाप्त कर देना, और रिडक्शन का मतलब होता है कि उस चीजों को कम कर दिया गया, क्योंकि वहां से कच्चा माल जो है सस्ते दामों पे हमारे यहाँ इंपोर्ट होता था, तो इसलिए उस पे आपको कुछ कम कर दिया गया, आपको एज उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, एक और उन्होंने जो इंपोर्ट पे जो हमको लाइसेंस लेना पड़ता था, जैसे इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज एब्लॉइज्ड एट मोस्ट एवरी प्रोडक्ट, हाउएवर सम एक्सेप्शनल वेयर देयर। जो हमें इंपोर्ट करने के लिए कुछ चीजों को लाइसेंस लेना पड़ता था, उसमें से उन्होंने एब्लॉइज कर दिया, हटा दिया, कुछ प्रोडक्ट को छोड़ के। हाउएवर सम एक्सेप्शनल वेयर देयर, कुछ चीजों को छोड़कर इस चीज को वहां से लाइसेंस के सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। तो ये आपके आज के डेट में आपका लिबरलाइजेशन का जो चैप्टर है ये फिनिश हुआ कि लिबरलाइजेशन में क्या क्या इंक्लूड था। जो गवर्नमेंट ने अपने जितने रिस्ट्रिक्शन लगाए थे इन क्षेत्रों में, उस चीज को उन्होंने रिमूव कर दिया या कहीं रिड्यूस कर दिया गया। जहां पे रिमूव किया वो तो पूरी समाप्त कर दिया, और जहां रिडक्स किया तो वहां रिडक्शन किया तो वहां पे कम कर दिया गया। तो पहला आपने पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म जो हुआ लिबरलाइजेशन के आने से, दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर में हमारे लिबरलाइजेशन के आने से परिवर्तन आया, तीसरा हमारा टैक्स में हमारा लिबरलाइजेशन की वजह से चेंजेस आए, चौथा आपका फॉरेन एक्सचेंज उसमें चेंजेस आए, और पांचवा आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म जो हुई। तो ये 5 चीजें जो आपने इसमें पढ़ा, तो लिबरलाइजेशन चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। इस चीज को आप अच्छे से रिवाइज करिए ताकि कभी चीजों को भी भूले ना। तो ये 5 चैप्टर आज
टॉपिक हमने क्लियर किया। अब कल के लेक्चर में हम आपको स्टार्ट करेंगे प्राइवेटाइजेशन। 3 चीज की बात मैंने की थी, जहां एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो कल चैप्टर हम शुरू करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में, कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का कैसे इसमें इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे उनका आगे उनके लिए मार्ग खुला और आगे इकोनॉमिक हमारी रिफॉर्म होने से ये चेंजेस आए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।